जय हिंद साथियों। श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस मॉक टेस्ट 512। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल द थ्री डिजिट नंबर्स ईच ऑफ विच ऑन डिवाइडिंग बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। आपको बताना है तीन अंकीय संख्याओं का योग जिनमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर तीन शेषफल बचता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर अगर हम चेक करें जिसको जो कि एक थ्री डिजिट नंबर होना चाहिए और जिसे अगर हम 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 3 आता हो। क्लियर है? तो ऐसा जो पहला नंबर है वो कौन सा है? थ्री डिजिट नंबर होना चाहिए। थ्री डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 100 जो है वो तो कंप्लीटली डिवाइड होता है 5 से, तो रिमाइंडर जो है वो 3 आना चाहिए। तो 103 ये ऐसा पहला नंबर होगा। इसके बाद हम 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 के गैप पर ही होगा, तो नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका क्या होगा? 108 होगा। उसके बाद 113 होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लास्ट नंबर की बात करें तो क्या होगा? 998 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वो सभी नंबर्स हैं जो कि तीन अंकों की संख्याएं हैं और इन्हें 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आता है। हमें क्या करना है? इन सभी का सम कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं, अगर आप ध्यान दें तो ये एक एपी सीरीज बन चुकी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर गैप सेम है। इसमें भी 5 का गैप है, इसमें भी 5 का गैप है, तो गैप सेम है। सबसे पहले हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए हमें रिजल्ट पता है। रिजल्ट क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय देयर डिफरेंस, देयर कॉमन डिफरेंस, सॉरी, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एपी सीरीज में। ठीक है, जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 3 ये आपका 5 आ जाएगा। इधर 9 माइनस 0 ये आपका 9 आ जाएगा, और 9 माइनस 1 ये आपका 8 आ जाएगा। डिवाइड आप किससे करेंगे? 5 से करेंगे। ठीक है, और प्लस में 1। इसे सिंप्लीफाई करने पर यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा आपका 1। एक पर जाएगा, 5 एकम 5, 3 39, 5 7 35 और 5 नम 45, यानी कि 180 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है? 180 है। ठीक है, हमें सम कैलकुलेट करना है, और सम हम जानते हैं क्या होता है। सम होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। एल क्या है? लास्ट टर्म है। क्लियर है? ये हमारे पास क्या होगा? ये सम होगा। अब आप या तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लें या फिर आप यहाँ पर डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल सम को अप्लाई करते हैं तो ये कैसे होगा? देखिए इधर ध्यान से देखिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर या ऐसे ही अगर नीचे 2 है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हटा दें। ठीक है, डिजिटल सम की हेल्प से मैं इसको कर रहा हूँ। यहाँ पर डिजिटल सम कितना है? 9 है, और 9 अगर आगे मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही आएगा। इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम है वो 9 है। ठीक है, अब जिसका भी डिजिटल सम 9 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है डिजिटल सम देखते हैं, 9 और 9 ये हट गया, अभी 6 और 5 11, इससे कितना आएगा? 2 आएगा, तो इसका डिजिटल सम 9 नहीं है। इसका भी डिजिटल सम 9 नहीं है, इसका डिजिटल सम 9 है, और इसका भी डिजिटल सम 9 है, तो ये भी हट जाएगा क्योंकि 180 आंसर थोड़ा ही ना आएगा। 180 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो ही रखा है इसके साथ, तो आंसर जो है वो 180 से तो बड़ा ही आएगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इधर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरीके से होगा? देखिए इधर सभी, ये क्वेश्चन है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, इधर ध्यान दें। तो यहां से हम कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, 2 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर वाई इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर माइनस जेड। इसमें अगर आप बेस वैल्यूज को देखें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है। आप जानते हैं 2 गुना 3 अगर हम करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर आएगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है तो इसकी पावर में जो वैल्यू है और इसकी पावर में जो वैल्यू है, आप इन दोनों के रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे, यानी कि 1/x और प्लस में 1/y, और ये किसके बराबर आएगा? इसके रेसिप्रोकल के बराबर आएगा। और जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो -1/z आएगा। यहाँ से जो -1/z है इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, अगर किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट जो है वो तीसरे के बराबर है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? इनकी पावर में जो वैल्यू है, इनके रेसिप्रोकल का जो
सम है वो इसके रेसिप्रोकल के बराबर रख देंगे। ये इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। वैसे अगर आप इसे डिटेल में करना चाहते हैं तो कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमें गिवन था 2 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू 6 रेज टू दी पावर माइनस z। ये मेथड सेकंड है जो कि इसका बेसिक मेथड है, ठीक है, और ये इसका फर्स्ट मेथड था, ठीक है। इसे किसी कांस्टेंट के इक्वल रख लेते हैं, k के इक्वल। जब आप इसे इससे कंपेयर करेंगे तो जो 2 की वैल्यू आएगी वो k रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स आ जाएगी। अगर आप 3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो k रेज टू दी पावर 1 बाई वाई आ जाएगी। और सेम ऐसे अगर आप 6 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो k रेज टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड। फिर से सेम वही करना है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। तो अगर आप लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आपको राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि k रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स इंटू k रेज टू दी पावर 1 बाई वाई जो है ये किसके बराबर है, k रेज टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड के बराबर है। बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू k रेज टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड। यहाँ से ये आपस में बराबर हो जाएंगे, बेस सेम है तो ये पावर जो है ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई जेड। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड बराबर 0, ठीक है। तो अगर आप इसे डिटेल में करते हैं तो ये इस तरीके से होगा, ये इसका बेसिक मेथड है, ठीक है। डिटेल से अगर आप इसको करते हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और यहां से हमें आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे होगा सुनिए ध्यान से। देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए वैल्यू है 5 1 बाई 3, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 प्लस 1 बाई 3, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। या अगर आप यहाँ पर इसे नेगेटिव साइन के साथ लिखना चाहते हैं तो आप इसमें 1 ऐड कर दें, इससे नेक्स्ट वैल्यू लिख दें, यहाँ पर 6 लिख दें, बीच में अब आप प्लस की जगह माइनस लगा सकते हो और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर लिख दें 2 और नीचे से। तो इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये भी 16/3 आएगा, 3 5 15 और 1 16/3, और ये 3 6 18 माइनस 2 ये भी 16/3, तो ये बराबर आएगा। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 16 2/3, ठीक है, तो हम इसे 16 प्लस 2/3 भी लिख सकते हैं और हम इसी वैल्यू को 17 माइनस 1/3 भी लिख सकते हैं। इसमें एक ऐड करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, और बीच में माइनस लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से इन्हें लिखा जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अब उस क्वेश्चन पर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए अगर आप इसे सोल्व करते हैं, अगर आप इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे तो 999 प्लस 995 डिवाइड बाय 999, इसे सोल्व करना काफी मुश्किल है क्योंकि जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस मेथड से करने के बजाय आप इसे नेगेटिव वाले मेथड से करें, ठीक है। माइनस में अगर मैं इसको कन्वर्ट करके लिखता हूं तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, वो देखिए। इससे नेक्स्ट वैल्यू आएगी 1000, फिर माइनस, इसमें से इसको घटाओगे तो 4 आएगा और नीचे जो 999 है ये सेम रह जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई में 999, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये जो 999 है ये आपका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 999 और 3 0, फिर माइनस में इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 बचेगा। यहाँ से जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 998 और 996, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। इसका अगर हम एक और मेथड की अगर हम बात करें तो ये कैसे हो सकता है सुनिए भी। जैसे हमारे पास ये वैल्यू गिवन थी 999 और 995 डिवाइड बाय 999 और मल्टीप्लाई विद 999, ठीक है। तो इसे आप एक और तरीके से कर सकते हैं, वो कैसे सुनिए। देखिए अगर यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो सेम है, जैसे यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप कैसे कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में से आपको एक सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 998 आ जाएगा, ठीक है, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है और ये वाली जो वैल्यू है इसमें आपको एक ऐड करना है,
ठीक है, इस वैल्यू में एक ऐड करना है, तो इसमें एक ऐड करोगे तो 996 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप सिर्फ तभी करेंगे जब यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो सेम होंगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो डेसिमल है इसे हम सोल्व करते हैं अभी, ठीक है। देखिए इधर यहां पर हमें चाहिए 82, यहां पर है 0.0082, यानी कि ये जो डेसिमल है इसको मुझे इधर 4 प्लेस राइट में शिफ्ट करना होगा, ठीक है, तभी वो मेरे पास वैल्यू आएगी। इसको 4 प्लेस अगर राइट में शिफ्ट करना है, देखिए आप जानते हैं कि अगर आप डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं तो आप 10 की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो 10 की नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अगर इसको 4 प्लेस इधर शिफ्ट करना है तो आप इसको 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इधर यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 547.527 डिवाइड बाय 0.0082, ये जो मुझे गिवन है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इधर 100 इससे, और इधर भी मैंने इसी से ही कर दिया, तो ये अब भी सेम है। सेम वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर तो 82 आ जाएगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, देखते हैं। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5475270, ठीक है। ये भी 4 प्लेस इधर शिफ्ट होगी और ये भी 4 प्लेस इधर शिफ्ट होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 82 और बराबर x। अब यहाँ से हमें जो कैलकुलेट करना है वो ये है 547527, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और डिवाइड बाय 82। तो यहाँ से ये जो 10 है, ये जो 0 आप देख रहे हैं, ये जो 10 है, ये 10 इधर चला जाएगा, तो ये x बाय 10 के बराबर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 1 माइनस जीरो नहीं होगा, बराबर 0 होगा, ठीक है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे x से डिवाइड कर दें, जब आप इसे दोनों तरफ x से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5 प्लस 1 बाय एक्स बराबर 0, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है ये आपका किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है ये वैल्यू, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा इसमें एरर है, ठीक है, तो इसमें भी करेक्शन करनी होगी। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र और डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस 1, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो ये है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो समझिए। देखिए आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर आप इसको भी x से डिवाइड कर दें और आप इसको भी x से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, देखिए यहां से आ जाएगा आपके पास, इसको डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, प्लस में इसको करोगे तो 1 बाय एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब डिवाइड बाय, इसको करोगे तो x प्लस 1 बाय एक्स आ जाएगा। क्लियर है? अब ये जो x प्लस 1 बाय एक्स है ये तो है हमारे पास 5, और अगर हमारे पास ये वैल्यू 5 है तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा अभी, 125 में से 15 घटाओगे तो 110 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 5 जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 22, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है। x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर x माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, वो x की जगह पर जब आप 1 रखेंगे, यानी कि देखिए अगर हमारे पास fx जो है ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, जय हिंद साथियों, श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस मॉक टेस्ट 512, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स ईच ऑफ विच ऑन डिवाइडिंग बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। आपको बताना है 3 अंकीय संख्याओं का योग जिनमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर अगर हम चेक करें जिसको जो कि एक 3 डिजिट नंबर होना चाहिए और जिसे अगर हम 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 3 आता हो। क्लियर है? तो ऐसा जो पहला नंबर है वो कौन सा है? 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 100 जो है वो तो कंप्लीटली डिवाइड होता है 5 से, तो रिमाइंडर जो है वो 3 आना चाहिए। तो 103 ये ऐसा पहला नंबर होगा। इसके बाद हम 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 के गैप पर ही होगा, तो नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका क्या होगा? 108 होगा। उसके बाद 113 होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लास्ट नंबर की बात करें तो क्या होगा? 998 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वो सभी नंबर्स हैं जो कि 3 अंकों की संख्याएं हैं और इन्हें 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आता है। हमें क्या करना है? इन सभी का सम कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं, अगर आप ध्यान दें तो ये एक एपी सीरीज बन चुकी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर गैप सेम है। इसमें भी 5 का गैप है, इसमें भी 5 का गैप है, तो गैप सेम है। सबसे पहले हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए हमें रिजल्ट पता है। रिजल्ट क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय देयर डिफरेंस, देयर कॉमन डिफरेंस सॉरी, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एपी सीरीज में। ठीक है, जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 3 ये आपका 5 आ जाएगा। इधर 9 माइनस 0 ये आपका 9 आ जाएगा, और 9 माइनस 1 ये आपका 8 आ जाएगा। डिवाइड आप किससे करेंगे? 5 से करेंगे। ठीक है, और प्लस में 1। इसे सिंप्लीफाई करने पर यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा आपका 1, एक पर जाएगा, 5 एकम 5, 3 39, 5 7 35 और 5 9 45, यानी कि 180 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है? 180 है। ठीक है, हमें सम कैलकुलेट करना है, और सम हम जानते हैं क्या होता है। सम होता है n/2 इंटू a प्लस एल। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, एल क्या है? लास्ट टर्म है। क्लियर है? ये हमारे पास क्या होगा? ये सम होगा। अब आप या तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लें या फिर आप यहाँ पर डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल सम को अप्लाई करते हैं तो ये कैसे होगा? देखिए इधर ध्यान से देखिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर या ऐसे ही अगर नीचे 2 है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हटा दें। ठीक है, डिजिटल सम की हेल्प से मैं इसको कर रहा हूँ। यहाँ पर डिजिटल सम कितना है? 9 है, और 9 अगर आगे मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही आएगा। इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम है वो 9 है। ठीक है, अब जिसका भी डिजिटल सम 9 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है डिजिटल सम देखते हैं, 9 और 9 ये हट गया, अभी 6 और 5 11, इससे कितना आएगा? 2 आएगा, तो इसका डिजिटल सम 9 नहीं है। इसका भी डिजिटल सम 9 नहीं है, इसका डिजिटल सम 9 है, और इसका भी डिजिटल सम 9 है, तो ये भी हट जाएगा क्योंकि 180 आंसर थोड़ा ही ना आएगा। 180 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो ही रखा है इसके साथ, तो आंसर जो है वो 180 से तो बड़ा ही आएगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इधर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें सिंप्लीफाई करना है, तो किस तरीके से होगा? देखिए इधर सभी, ये क्वेश्चन है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, इधर ध्यान दें। तो यहां से हम कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर माइनस z। इसमें अगर आप बेस वैल्यूज को देखें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है। आप जानते हैं 2 गुना 3 अगर हम करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर आएगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है तो इसकी पावर में जो वैल्यू है और इसकी पावर में जो वैल्यू है, आप इन दोनों के रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे, यानी कि 1/x और प्लस में 1/y, और ये किसके बराबर आएगा? इसके रेसिप्रोकल के बराबर आएगा। और जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो -1/z आएगा। यहाँ से जो -1/z है इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, अगर किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट जो है वो तीसरे के बराबर है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? इनकी पावर में जो वैल्यू है, इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो इसके रेसिप्रोकल के बराबर रख देंगे। ये इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, वैसे अगर आप इसे डिटेल में करना चाहते हैं तो कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमें गिवन था
2 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू 6 रेज टू दी पावर माइनस z। ये मेथड सेकंड है जो कि इसका बेसिक मेथड है, ठीक है, और ये इसका फर्स्ट मेथड था, ठीक है। इसे किसी कांस्टेंट के इक्वल रख लेते हैं, k के इक्वल। जब आप इसे इससे कंपेयर करेंगे तो जो 2 की वैल्यू आएगी वो k रेज टू दी पावर 1/x आ जाएगी। अगर आप 3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो k रेज टू दी पावर 1/y आ जाएगी, और सेम ऐसे अगर आप 6 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो k रेज टू दी पावर -1/z। फिर से सेम वही करना है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। तो अगर आप लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आपको राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि k रेज टू दी पावर 1/x इंटू k रेज टू दी पावर 1/y जो है ये किसके बराबर है, k रेज टू दी पावर -1/z के बराबर है। बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k रेज टू दी पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k रेज टू दी पावर -1/z। यहाँ से ये आपस में बराबर हो जाएंगे, बेस सेम है तो ये पावर जो है ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0, ठीक है। तो अगर आप इसे डिटेल में करते हैं तो ये इस तरीके से होगा, ये इसका बेसिक मेथड है, ठीक है। डिटेल से अगर आप इसको करते हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और यहां से हमें आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे होगा सुनिए ध्यान से, देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए वैल्यू है 5 1/3, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 प्लस 1/3, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। या अगर आप यहाँ पर इसे नेगेटिव साइन के साथ लिखना चाहते हैं तो आप इसमें 1 ऐड कर दें, इससे नेक्स्ट वैल्यू लिख दें, यहाँ पर 6 लिख दें, बीच में अब आप प्लस की जगह माइनस लगा सकते हो, और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर लिख दें 2, और नीचे से तो इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये भी 16/3 आएगा, 3 5 15 और 1 16/3, और ये 3 6 18 -2 ये भी 16/3, तो ये बराबर आएगा। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 16 2/3, ठीक है, तो हम इसे 16 प्लस 2/3 भी लिख सकते हैं, और हम इसी वैल्यू को 17 माइनस 1/3 भी लिख सकते हैं। इसमें एक ऐड करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, और बीच में माइनस लगाया जा सकता है, तो इस तरीके से इन्हें लिखा जा सकता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब उस क्वेश्चन पर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए अगर आप इसे सोल्व करते हैं, अगर आप इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे तो 999 प्लस 995 डिवाइड बाय 999, इसे सोल्व करना काफी मुश्किल है क्योंकि जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस मेथड से करने के बजाय आप इसे नेगेटिव वाले मेथड से करें, ठीक है। माइनस में अगर मैं इसको कन्वर्ट करके लिखता हूं तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, वो देखिए। इससे नेक्स्ट वैल्यू आएगी 1000, फिर माइनस, इसमें से इसको घटाओगे तो 4 आएगा, और नीचे जो 999 है ये सेम रह जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई में 999, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये जो 999 है ये आपका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 999 और 3 0, फिर माइनस में इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 बचेगा। यहाँ से जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 998 और 996, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, क्लियर है। इसका अगर हम एक और मेथड की अगर हम बात करें तो ये कैसे हो सकता है सुनिए भी। जैसे हमारे पास ये वैल्यू गिवन थी 999 और 995 डिवाइड बाय 999 और मल्टीप्लाई विद 999, ठीक है। तो इसे आप एक और तरीके से कर सकते हैं, वो कैसे सुनिए। देखिए अगर यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो सेम है, जैसे यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप कैसे कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में से आपको एक सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 998 आ जाएगा, ठीक है, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है, और ये वाली जो वैल्यू है इसमें आपको एक ऐड करना है, ठीक है, इस वैल्यू में एक ऐड करना है, तो इसमें एक ऐड करोगे तो 996 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, क्लियर है। तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप सिर्फ तभी करेंगे जब यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो सेम होंगी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
ये हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो डेसिमल है इसे हम सोल्व करते हैं अभी, ठीक है। देखिए इधर, यहां पर हमें चाहिए 82, यहां पर है 0.0082, यानी कि ये जो डेसिमल है इसको मुझे इधर 4 प्लेस राइट में शिफ्ट करना होगा, ठीक है, तभी वो मेरे पास वैल्यू आएगी। इसको 4 प्लेस अगर राइट में शिफ्ट करना है, देखिए आप जानते हैं कि अगर आप डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं तो आप 10 की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो 10 की नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अगर इसको 4 प्लेस इधर शिफ्ट करना है तो आप इसको 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इधर, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 547.527 डिवाइड बाय 0.0082, ये जो मुझे गिवन है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इधर 100 इससे, और इधर भी मैंने इसी से ही कर दिया। तो ये अब भी सेम है, सेम वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर तो 82 आ जाएगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, देखते हैं। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5475270, ठीक है। ये भी 4 प्लेस इधर शिफ्ट होगी और ये भी 4 प्लेस इधर शिफ्ट होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 82 और बराबर x। अब यहाँ से हमें जो कैलकुलेट करना है वो ये है 547527, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और डिवाइड बाय 82। तो यहाँ से ये जो 10 है, ये जो 0 आप देख रहे हैं, ये जो 10 है, ये 10 इधर चला जाएगा, तो ये x बाय 10 के बराबर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 1 माइनस जीरो नहीं होगा, बराबर 0 होगा, ठीक है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे, x से डिवाइड कर दें, जब आप इसे दोनों तरफ x से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5 प्लस 1 बाय एक्स बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है ये आपका किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है ये वैल्यू, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा इसमें एरर है, ठीक है, तो इसमें भी करेक्शन करनी होगी। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र और डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस 1, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो ये है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो समझिए। देखिए आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर आप इसको भी x से डिवाइड कर दें और आप इसको भी x से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, देखिए यहां से आ जाएगा आपके पास, इसको डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, प्लस में इसको करोगे तो 1 बाय एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब डिवाइड बाय, इसको करोगे तो x प्लस 1 बाय एक्स आ जाएगा। क्लियर है? अब ये जो x प्लस 1 बाय एक्स है ये तो है हमारे पास 5, और अगर हमारे पास ये वैल्यू 5 है तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा अभी, 125 में से 15 घटाओगे तो 110 आ जाएगा और डिवाइड बाय 5, जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 22, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है। x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर x माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, वो x की जगह पर जब आप 1 रखेंगे, यानी कि देखिए अगर हमारे पास fx जो है ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, चलिए देखिए भी आगे, तो यहां से अगर हम fx लिखते हैं तो fx हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है x रेज टू दी पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र प्लस 2x और प्लस में b। क्लियर? अब यहां से देखिए अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 1 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, और अगर ये इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर क्या होगा, f1। यानी कि अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूं तो 1 प्लस a माइनस 3 प्लस 2 और प्लस b, ये बराबर किसके आएगा,
जीरो के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर किसके आ गया, जीरो के आ गया। क्लियर है, ए प्लस बी जीरो के बराबर इसमें आ सकता है और इसमें आ सकता है, यानी कि पहला ऑप्शन हट गया और ये दूसरा ऑप्शन हट गया। आगे अगर हम बढ़े तो x प्लस वन भी फैक्टर है, तो यहाँ से ये भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो भी जीरो आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, f ऑफ माइनस वन। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं f ऑफ माइनस वन, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपका वन माइनस ए माइनस थ्री और माइनस टू और प्लस में b बराबर जीरो। यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास b माइनस ए जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, चार के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिए b माइनस ए चार के बराबर इसमें भी नहीं आ सकता तो इसी में आ सकता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू जो आएगी वो माइनस दो आएगी और b की वैल्यू जो आएगी वो दो आएगी। क्लियर है, इस तरीके से आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट इज रुपीज 3024 विच इंक्लूड्स 5% टैक्स ऑन द सेलिंग प्राइस। देखिए ये जो 3024 है ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है और इस सेलिंग प्राइस में 5% का जो टैक्स है वो भी इंक्लूडेड है, यानी कि ये एक्चुअल में सेलिंग प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस का 105% है क्योंकि 5% और इसमें एक्स्ट्रा ऐड है। तो अगर हम वहां से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें, एग्जैक्ट जो सेलिंग प्राइस होगा, अगर ये 105 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो ये आएगी हमारे पास 3024 इंटू 100/105, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 20% का डिस्काउंट दिया गया होगा। देखिए अगर एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट दिया गया तो जो उसका 80% होगा वो सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि ये एमआरपी का 80% है, तो वहां से अगर हम 100 की वैल्यू निकाल दें तो एमआरपी आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 100/80। क्लियर है, अब बस इसको सोल्व कर देना है तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं अभी कितना आएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें 3 से अगर करते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 से अगर हम इसको करते हैं तो 3 एकम 3, 0 0 3 8 24। इसके बाद बाकी जो वैल्यूज हैं अगर हम उन्हें सोल्व करते हैं तो 7 से अगर हम इसको करें या 5 से करें, 5 7 35, 5 से इसको करें तो ये 20 आ जाएगा। फिर 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7, कितना बच गया अभी 3 30, 7 चौक 28, फिर 2 और 7 चौक 28, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है, इधर 20 से ये 4 बार और 4 से ये 25 बार। क्लियर है, यहाँ पर आप डिजिटल सम की भी हेल्प ले सकते थे, लेकिन अब तो हमने सोल्व ही कर दिया तो सोल्व कर ही लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 144 और मल्टीप्लाई विद 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 25 चौक 100, 10, 25 चौक 100 और 10 110, कितना बच गया 11 और 25 और 11 36, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी ने 16,000 रुपए में एक टीवी खरीदा, उसने 4,000 रुपए तुरंत ही पे कर दिए और बाकी जो पैसा बच गया वो उसने 15 महीने के बाद पे किया 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आपको बताना है कि उसने टोटल कितना पैसा जो है वो पे किया है। देखिए टीवी जो है वो उसका जो एमआरपी है वो कितना है अभी 16,000 रुपए है। इस 16,000 में से 4,000 रुपए जो है वो इसने पहले ही पेमेंट कर दी है तुरंत ही, तो कितने बच गए 12,000 रुपए जो है ये बच गए हैं। अब ये पेमेंट जो की है वो उसने 15 महीने के बाद की है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इस 12,000 रुपए पर 12% से और 15 महीने का जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, PRT/100 से, ये मंथ में है तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से और भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, इससे कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1800 आ गया, यानी कि 1800 रुपए का इसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसने 16,000 का ये टीवी था, इस पर 1800 रुपए इसको ब्याज देना है, तो कितना आ जाएगा अभी 16,000 और प्लस में 1800। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसके लिए जो इसने पे किया है वो 17,800 रुपए जो है वो पे किए हैं। क्लियर है, इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर यहां पर हमें गिवन है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स इज 6,000। देखिए 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें गिवन है 6,000 रुपए। अगर 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अगर 6,000 है तो आप बता सकते हैं 2 साल का कितना होगा भी। अगर 3 साल का 6,000 है तो 1 साल का 2,000, 2 साल का 4,000, ठीक है। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट जो है ये मैं लिख रहा हूं 2 साल का, ठीक है, ये कितना आएगा भी, ये 4,000 आएगा, ठीक है। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखें इतने ही साल का, तो ये हमें कितना गिवन है भी, ये हमें गिवन है 4,161। क्लियर है,
अब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। टाइम कितना है, टाइम जो है वो 2 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए अगर आप 2 साल के हिसाब से अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता है भाई अगर 2 साल का 4,000 है तो पहले साल का भी 2,000 रहा होगा और दूसरे साल का भी 2,000 रहा होगा, ठीक है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 4,160 है तो 4,000 तो ये आएगा ही, और साथ में 160 रुपए यहाँ पर आएंगे। अब बस हमें ये देखना है कि इससे वैल्यू कैसे आई है, ठीक है, इससे वैल्यू कैसे आई है। तो 160 जो है बस हमें ये चेक करना है कि ये 2,000 का कितने परसेंट है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8%। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, 8% है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमें वैल्यूज गिवन है, ये सभी आपस में बराबर हैं, तो आपको बताना है कि ये जो रेशियो है इनमें से किसके इक्वल आएगी, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए जैसे हमें गिवन है कि जो a अपॉन बी है वो बराबर है c अपॉन डी के, और ये बराबर है e अपॉन एफ के। तो इसे हम किसी वैल्यू के इक्वल मान लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको 1/2 के बराबर मान लिया, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए सी और ई जो है उसकी जगह पर 1 रख दो, और बी डी और एफ की जगह पर 2 रख दो। क्लियर है? तो हमें देखना है कि ये जो वैल्यू है, जैसे ये सभी रेशियो 1/2 के बराबर आई थी, तो ये वैल्यूज पुट करने पर इनमें से किस ऑप्शन में 1/2 आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? और देखिए ये सिर्फ उसी ऑप्शन में आएगा जहां पर कॉफिशिएंट्स जो हैं वो आपको सेम मिलेंगे। जैसे यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट 1 है, इधर 3 है, इधर 5 है, लेकिन यहाँ 1 1 और 1 है, तो ये अलग अलग है भाई। जो ऊपर होंगे वही नीचे होंगे, सिर्फ ये तभी आ सकता है। यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 1 1 5, ये भी नहीं है। यहाँ पर 3 3 5, यहाँ पर 1 3 1, यहाँ पर भी नहीं है। इधर 1 3 5, इधर भी 1 3 5, तो ये यहीं पर आएगा। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ही ये आपका 1/2 के बराबर आएगा। आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ए सी ई की जगह पर आपको 1 रखना है, तो यहाँ पर अगर आप 1 रखेंगे तो ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 5। तो 1 और 3 4 और -5, 1 + 3 और -5 हो गया है, ठीक है। डिवाइड बाय, यहाँ पर अगर आप 2 रखते हैं बी की जगह पर तो ये 2 आ गया, डी की जगह पर भी 2 रखते हैं तो ये 6 आ गया, और माइनस में 10 आ गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गई 4 - 5 यानी कि -1, डिवाइड बाय 8 - 10 यानी कि -2। तो यहाँ से जो वैल्यू है ये हमारे पास 1/2 आ जाएगी। तो ये इसी ऑप्शन में आएगा, बाकी किसी और में नहीं आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट है हमारे पास ए और बी ने एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 60,000 रुपए शुरुआत में लगाए 1 साल के लिए। 3 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपए लगा दिए। उसके बाद एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर ए ने 30,000 रुपए और लगा दिए और बी ने 5,000 रुपए वापस निकाल लिए। 2 साल के बाद ए का हिस्सा जो है प्रॉफिट में वो 35,880 का है। आपको बताना है बी का हिस्सा कितना है अगर टोटल प्रॉफिट का आधा उन्होंने बराबर बांटा हो और बाकी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की रेशो में बांटा हो। चलिए देखिए कैसे होगा। देखिए ए ने जो है, ए ने 60,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट करके और व्यापार आरंभ कर दिया। बी की अगर हम बात करें तो ये 3 महीने बाद आया था, ये 80,000 रुपए लेकर आया था, ठीक है। अब ये पैसा इसका जो है 1 साल के लिए लगा है। उसके बाद इसने इसमें 30,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, तो ये 90,000 रुपए हो गए, और ये इसका अगले साल के लिए यूज हुआ है क्योंकि टोटल टाइम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 साल दे रखा है। यहाँ पर अगर हम बी की बात करें तो ये ए के 3 महीने बाद आया था, यानी कि इसका ये वाला जो पैसा है ये सिर्फ 9 महीने के लिए यूज हुआ है। और 9 महीने को अगर मैं ईयर्स में लिखता हूँ तो 9/12 यानी कि 3/4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3/4। क्लियर? इसके बाद इसने इसमें से 5,000 निकाल लिए तो कितने रह गए, 75,000 रह गए, और वो इसका अगले साल के लिए यूज हुआ है। क्लियर है? यहाँ से अगर हम वैल्यूज कैलकुलेट करें तो क्या वैल्यूज आएंगी देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये 3 0, ये 3 0, ऐसे ये 3 0 और ये 3 0, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। यहाँ से कितना आएगा, 60 इधर से आ गया और 90 इधर से, यानी कि 150 तो आ गया आपका यहाँ से। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बी की वैल्यू देखें तो ये कितना है, 20 दिया 60, 60 ये और 75 ये, तो 135 जो है ये आपका यहाँ से आ गया। तो 15 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 10 और रेशो 9। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू आ गई 10:9। अब जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बटेगा। क्लियर है? प्रॉफिट जो है वो इस रेशियो में बटेगा। तो अगर हम इसी को टोटल प्रॉफिट मान लें, 10 और 9 19 को अगर हम टोटल प्रॉफिट मान लें, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जितना भी टोटल प्रॉफिट हुआ था उसमें से आधा तो बराबर बटा था। अगर आपने टोटल 19 मान लिया तो उसका आधा करेंगे तो 19/2, यानी कि उसे हम बराबर बांटेंगे 19/2 को, तो वहां से वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ सकती है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ पर रेशियो जो है वो 10 और 19 आई है,
आप इसी को इस तरीके से कर लें, मैं इसको 20 कर रहा हूं और मैं इसको जो है वो 18 लिख रहा हूं। क्लियर है? अब भी सेम है, रेशो वही है, मैंने बस इसको 20 और 18 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब हुआ क्या है कि जो पैसा है उसमें से आधा जो है वो इन्होंने बराबर बांटा है और बाकी जो है वो इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की रेशो में बांटा है। क्लियर है? तो अगर हम इसे प्रॉफिट मान लें, ठीक है, टोटल 38, तो 38 में से आप 19 को जो है वो बराबर बांटोगे, 19 भी छोड़िए, फिर आपका वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर इसका 4 गुना कर लेते हैं। ठीक है, 40 और 76। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू मान लेते हैं, सॉरी 36। अब 40 और 36 जो है अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 76 हो गया। इसका आधा जो है वो बराबर बटा है, 76 का आधा अगर आप करेंगे तो 38 आएगा, 38 में आधा आधा बटा यानी कि 19 जो है वो इन्हें मिले हैं। क्लियर है? यानी कि 38 में से 19 इसे मिल गया और 19 जो है वो इसे मिल गया, और बाकी जो 38 बच गया वो आपका इसी रेशो में बटेगा। और 38 को जब आप इस रेशो में बांटोगे तो यहां पर कितनी वैल्यू आएगी भी, यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 और यहां पर वैल्यू कितनी आएगी भी, 18। क्लियर है? तो इस तरीके से ए को जो मिला है वो 39 मिला है और इसे जो मिला है वो 37 मिला है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। अब इसकी जो वैल्यू है 39 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 35880, और ये जो 37 है इसकी जो वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 35880 है ये किसकी वैल्यू है, ये 39 की है, और हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 37 से, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। अब अगर आप इसे सोल्व करें तो कैसे होगा, देखिए 3 से अगर हम भाग करते हैं तो यहाँ पर 13 आ गया, 3 से अगर हम इसको भाग करते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 28, 3 नम 27, 1 18, 3 6 18 और 0। यहाँ पर डिजिटल सम 4 है, अगर 4 है तो इधर हम 7 गुना करेंगे। ठीक है, और इसको हटा देंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 और 1 7 और 1 8, 9 तो हट गया, 0 भी हट गई, तो यहाँ से डिजिटल सम 8 आया, इधर 7 और 3 10, इससे 1 आया, तो 8 और गुना 1 8 ही रहेगा, और 8 गुना 7 56, और 56 में 5 और 6 11 और 1 और 1 2, तो यहाँ से जो डिजिटल सम है वो हमारे पास 2 आ गया। अब चलते हैं ऑप्शन में जिसमें डिजिटल सम 2 होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका डिजिटल सम जो है वो 8 है, तो ये आंसर नहीं है। इसका डिजिटल सम 4 और 4 8 और 3 11, इसका 2 है, तो ये हो सकता है। इधर अगर देखें तो इसका 8 है, ये भी नहीं होगा। इधर अगर हम देखें तो 8 4 12 5 17, इसका भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 34040 ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट्स ऑफ प्योर मिल्क। देखिए मिल्क जो है वो 11 पार्ट्स है एंड 2 पार्ट्स ऑफ वाटर, और वाटर जो है वो कितना है, यानी कि मिल्क और वाटर जो है वो 11:2 में है। इसमें 35 लीटर पानी जो है वो ऐड कर दिया गया इस मिक्सचर में। ठीक है, इसमें 35 लीटर जो है वो ऐड कर दिया गया। इसके बाद जो नया मिक्सचर है दैट कंटेन ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर, यानी कि अगर इसमें ये 1 है तो ये कितना है भी, ये 2 है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आपको इसमें क्या बताना है, देखिए आपको बताना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क डज द ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन। तो आपको बताना है कि शुरुआत में प्योर मिल्क कितना था, यानी कि आपको 11 की वैल्यू बतानी है, यानी कि 11 का जो मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो कैसे होगा, देखिए इधर सभी ध्यान से, क्योंकि हमने इसमें वाटर ऐड किया है तो मिल्क सेम होना चाहिए, तो पहले इसे सेम कर लेते हैं। इसके लिए मैं इसे 2 गुना कर रहा हूँ। ठीक है, और इसे मैं 11 गुना कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम हो गया, ये 2 मैंने जो इधर मल्टीप्लाई करा ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 11 इधर मल्टीप्लाई करा ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? इसके बाद अब यहां से अगर हम देखें तो देखिए अगर मिल्क जो है अगर वो 22 है, अगर मिल्क जो है वो 22 है, तो हमने यहां पर जो वाटर ऐड करा है वो कितना ऐड करा है भाई, ये जो वैल्यू है ये 4 से 11 हो गई, यानी कि इसमें 7 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो अगर मिल्क जो है अगर वो 11 है तो जो वाटर आपने ऐड करा है वो आपने कितना ऐड करा है, वो आपने 7 ऐड करा है, लेकिन आपने तो 35 ऐड कर रखा है जो कि इसका 5 गुना है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा भी, 55 लीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी ये किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी और सी जो है, ए बी और सी ये किसी काम को 11, 20 और 55 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम अगर हम लें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 20 आपका, यहाँ पर 11 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया। अब बी तो डेली काम कर रहा है, लेकिन हर अल्टरनेट डे पर ए और सी जो है वो उसका साथ दे रहे हैं, और स्टार्ट हुआ है ए से। यानी कि पहले दिन जो है वो ए और बी ने काम करा है, दूसरे दिन सी और बी ने काम करा है, फिर ए और बी ने काम करा है, फिर सी और बी ने काम करा है। तो इस तरीके से अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, तो पहले दिन कितना काम हुआ, पहले दिन ए और बी ने काम किया तो पहले दिन 31 हो गया। दूसरे दिन सी और बी ने काम करा तो दूसरे दिन कितना हो गया, 15 हो गया। तो अगर हम देखें फर्स्ट डे, या अगर हम 2 दिन का ही देखें सीधा, 2 दिन में कितना हो चुका है अभी, देखिए पहले दिन जो है वो 31 हुआ है और दूसरे दिन जो है वो 15 हुआ है। तो 31 और 15 कितना हो गया अभी, 46 हो गया 2 दिन में। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन में 46 काम जो है, 46 यूनिट वर्क जो है वो हो चुका है। क्लियर है? अब हमें कराना कितना है, हमें कराना है 220। अब ये जो 220 है, क्या ये इस 46 से कंप्लीटली डिवाइड होता है? नहीं होता। तो इससे पहले कोई वैल्यू जो इससे कंप्लीटली डिवाइड होती हो, तो अगर हम इसका 4 गुना करते हैं तो इधर भी 4 गुना होगा। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि 8 दिन में कितना हो चुका है अभी, 4 6 24, 2 और 4 चौक 16 और 2 18, इतना काम जो है वो हो चुका है। इसके बाद 9वें दिन क्या होगा, 9वें दिन फिर से ए और बी काम करेंगे, वो 31 काम और कर देंगे। तो इस तरीके से 9 दिन में, ठीक है, कितना काम हो जाएगा अभी, इसमें आप 31 और ऐड कर दें। जब आप इसमें 31 और ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 215। हमें कराना कितना है, 220 कराना है। अब देखिए 220 में से 215 हो चुका है, यानी कि अब हमें सिर्फ 5 काम और कराना है। अब वो जो 5 काम है वो 10वें दिन होगा, और उस दिन बी और सी मिलकर काम करते हैं, और ये मिलकर एक दिन में 15 कर सकते हैं। हमें 5 कराना है, तो 5/15 यानी कि 1/3 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 9 सही 1/3, भाई 9 दिन तो पहले ही हो गए थे और 1/3 दिन ये आ गया। तो 9 सही 1/3 दिन में टोटल जो है वो 220 काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ईच व्हील इज 70 सेंटीमीटर। देखिए जो डायमीटर है, डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होता है, और ये किसके बराबर दे रखा है, 70 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। जैसे अगर मैं मीटर में लिखना चाहूँ तो 70/100 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब नंबर ऑफ रोटेशंस जो है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो है वो कितनी है, 400 पर मिनट। ठीक है, 400 पर मिनट, 1 मिनट में इतने रेवोल्यूशन जो है, इतने चक्कर वो लगाता है। स्पीड आपको बतानी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, देखिए स्पीड आप जानते हैं क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें, टाइम हमें दे ही रखा है 1 मिनट। क्लियर है? तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्टेंस होती है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सरकमफ्रेंस, परिधि। ठीक है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, कि रेवोल्यूशंस कितने हैं, 400 है, इनटू सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें, सरकमफ्रेंस जो है वो आपकी 2πr होती है। पाई की वैल्यू कितनी है अभी, 22/7, और इनटू में 2r की वैल्यू कितनी है अभी, 70/100। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गई क्या, डिस्टेंस। अगर आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो स्पीड किसके बराबर होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 400 गुना 22/7 और गुना में 70/100, ये हमारे पास डिस्टेंस है। डिवाइड बाय टाइम कितना है, टाइम जो है वो हमें दे रखा है 1 मिनट। क्लियर है? ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। ये डिस्टेंस है मीटर में और ये टाइम है मिनट में, तो ये मीटर पर मिनट में आ गया। हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो इसे किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए 3/50 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? इसे सोल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए भी कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास 10 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई, 22 चौक 88, 880। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, 880 और गुना में 3/50। क्लियर है? इससे भी एक आपका कैंसिल हो गया, तो 3 8 24 और 3 8 24 और 2 26 और बटे 5। तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 25, एक बच गया 14, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 52.8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी जो है वो एक 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। 5 किलोमीटर की एक रेस है।
और 400 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, 400 मीटर का एक ट्रैक है और उस पर एक 5 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है। अब अगर हम इनकी स्पीड की बात करें, ए और बी जो है, अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो ये 5:4 है, ठीक है। आपको बताना है कि कितनी बार जो विजेता है वो हारने वाले को इस दौड़ में पार करेगा। द नंबर ऑफ टाइम्स द विनर पासेस द अदर, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा देखिए, स्पीड की रेशो 5:4 आने का मतलब ये है कि जितनी देर में ये 5 चक्कर लगाएगा उतनी देर में, सॉरी, जितनी देर में 4 चक्कर लगाएगा उतनी देर में 5 चक्कर लगाएगा। क्लियर है? तो देखिए, अब अगर ये 5 चक्कर लगाता है तो आपको पता है कि एक जो राउंड है वो 400 मीटर का है, ठीक है। 5 चक्कर लगाने का मतलब है 5 गुना 400, ठीक है। 5 चक्कर लगाने का मतलब है 5 गुना 400 यानी कि 2000 मीटर, ठीक है। और उतनी देर में ये 4 चक्कर लगाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 गुना 400 यानी कि 1600 मीटर। तो जब ये 2000 मीटर पर होगा और ये 1600 मीटर पर होगा तो ये वापस सेम पॉइंट पर आ चुके होंगे और वहां पर जो विनर है वो पहली बार इसे क्रॉस करेगा, यानी कि 2000 मीटर में पहली बार। 2000 मीटर का मतलब है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में ये एक बार इसे पार करेगा। और हमें क्या बताना है अभी, हमें बताना है 5 किलोमीटर में कितनी बार। तो 5 किलोमीटर में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 और गुना में 5। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका 2.5 आ जाएगा, जिसे अगर हम इंटीजर वैल्यू लिखेंगे तो कितनी बार पार कर पाएगा भी, सिर्फ 2 बार जो है वो पार करेगा। क्लियर है? ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी हैं और वो भोजन करने गए हैं, उनमें से 9 में से प्रत्येक ने 40-40 रुपए खर्च किए हैं और एक जो 10वां है उसने सभी के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किए हैं। आपको बताना है कि कुल खर्च कितना है। देखिए, आप जानते हैं कि जो सम होता है वो किसके बराबर होता है। अगर हम बिल्कुल बेसिक से करें फर्स्ट मेथड, तो सम जो होता है वो होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, इसके बराबर होता है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ टर्म्स जो है, फिर 9 आदमी है और हर एक आदमी जो है वो 40-40 रुपए खर्च कर रहा है, तो 9 गुना 40 यानी कि कितना, तो ये खर्च हो गया। और उसके बाद जो 10वां है, ठीक है, उसने सभी 10 लोगों के औसत खर्च से, सभी 10 लोगों का औसत खर्च कितना है वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं सभी 10 लोगों का जो औसत खर्च है वो मान लेते हैं एक्स है, इससे 9 रुपए अधिक खर्च किए, यानी कि वो जो 10वां है उसने टोटल इतना खर्च किया है। क्लियर है? अब ये हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ चुका है और ये किसके बराबर आएगा अभी, भी टोटल कितने हैं, 10 है और एवरेज एक्स है, तो ये 10x के बराबर आएगा, ठीक है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यहां से तो कैसे होगा देखिए, ये आ जाएगा आपका 360 प्लस x प्लस 9 बराबर 10x आ जाएगा। यहां से अगर हम 9x कैलकुलेट करें तो ये 369 आ जाएगा और यहां से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 41 आ जाएगी। अगर हम यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 10x के बराबर, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर 10x ही था। तो 10 इंटू 41 यानी कि 410, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हम इसके सेकंड मेथड की बात करें तो और आप इसको कैसे कर सकते हैं वो सुनिए। देखिए, ये जो 10वां आदमी है इसने जितना भी ज्यादा खर्च किया है, जैसे इसने सभी के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किए, ये जो 9 रुपए हैं इसे आप पहले वाले 9 लोगों में बांट दो। जब आप ये 9 रुपए 9 लोगों में बांटोगे तो सबको 1-1 रुपया मिलेगा। जब सब में 1-1 का इंक्रीमेंट होगा तो एवरेज में भी 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो एवरेज कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। क्लियर है? भी ये जो आप ये मानकर चलें कि ये जो 9 रुपए हैं ये उन पहले वाले लोगों के पास कम रह गए थे, ये 9 रुपए आप उन 9 लोगों में बांट दो, सबको 1-1 रुपया मिलेगा। जब सब में 1-1 रुपया मिलेगा, सबको 1-1 रुपया मिलेगा, तो जब सब में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो एवरेज में भी 1 का इंक्रीमेंट होगा। और अगर एवरेज में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो अगर पहले एवरेज 40 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। और नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 है, तो यहां से हम क्या लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो 9 रुपए उन 9 लोगों में बांट दो तो सबको 1-1 रुपया मिलेगा। जब सब में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो जो एवरेज है उसमें भी 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि वो 41 हो जाएगी। अब अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू एवरेज कितनी है 41 यानी कि 410, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये जो 10वां आदमी है ये औसत से ज्यादा ही खर्च करे, ये कम भी खर्च कर सकता है। अगर मान लो इसने 9 रुपए कम खर्च किए होते तो उस केस में हम वो 9 रुपए सब में 9 लोगों में बांटते, उन पहले वाले 9 लोगों में बांटते तो सबको 1-1 रुपया
जो है वो सबका कम हो जाता। जब सब में से एक एक रुपया कम होता तो एवरेज में से भी एक कम हो जाता। एवरेज पहले 40 थी तो अब 39 हो जाती। तो अब जो आंसर आता 39 गुना 10 यानी कि 390 आता। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट। तो यहां पर ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x और 0। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और -1। यहाँ पर जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 1 और 4। ठीक है, और यहाँ पर जो रेशियो है इसे हम मान लेते हैं m/n। क्लियर है? अब आपको क्या बताना है, देखिए आपको बताना है कि यहाँ से रेशियो क्या आएगी। तो आप जानते हैं कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये 0 है। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ये किसके बराबर होता है, ये होता है my2 और प्लस में ny1। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये आपकी आ जाएगी 4m और -n डिवाइड बाय m+n। ठीक है, तो जब आप इसे सोल्व करोगे ये वैल्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4m - n बराबर 0। और अगर ये 0 के बराबर है तो 4m बराबर किसके आ गया, n के बराबर आ गया। तो यहाँ से m/n जो है ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। 3 सर्कल्स हैं जिनका सेंटर है C1 C2 C3 और इनकी रेडियस है R1 R2 R3। ठीक है, आर प्लेस्ड एज शोन इन द गिवन फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2। तो आपको बताना है कि ये जो R2 है इसकी जो वैल्यू है ये क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? देखिए जब इस तरीके से सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से एक्सटर्नली टच करते हैं, जैसे ये सर्कल हो गया, फिर इसको ये टच कर रहा है, इसके बाद आगे सर्कल टच कर रहा है, इसके आगे भी चाहे एक और सर्कल होता, आगे भी एक और सर्कल होता। ठीक है, और ये एक क्या है, इनकी कॉमन टेंजेंट है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, तो आपको इसको डिटेल में सोल्व करने के बजाय आप बस यहां पर इतना ध्यान रख लें कि इनकी जो रेडियस होती है, इन सभी की जो रेडियस होती है ये जीपी सीरीज में होती है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रख लें कि इनकी जो रेडियस होती है वो जीपी सीरीज में होती है। ठीक है, अगर यहां पर हम देखें कि R1 R2 और R3 जो है, इसको डिटेल में कराया जा सकता है लेकिन ज्यादा लेंदी हो जाएगा, उससे बढ़िया यही है। ठीक है, सिमिलैरिटी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हम यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, यहां से और इधर यहां से हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करके एक इस तरीके से, तो ये जो दोनों ट्रायंगल बनी है, एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली, इस पर सिमिलैरिटी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख लें, क्योंकि बाद में यही याद रखना है कि इनकी जो रेडियस होती है वो जीपी सीरीज में होती है। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया तो R1 R2 और R3 जो है ये जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो रेशियो सेम होगी, यानी कि इसको इससे भाग करेंगे और इसको इससे भाग करेंगे तो बराबर आएगा। इसका मतलब R2/R1 जो है ये किसके बराबर होगा अभी, R3/R2 के बराबर होगा। तो यहाँ से R2 का जो स्क्वायर है ये किसके बराबर आ गया, R1 इंटू R3 के बराबर आ गया। तो यहाँ से अगर हम R2 कैलकुलेट करें तो ये किसके बराबर हो गया अभी, R1 इंटू R3 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो रेडियस है ये किस में होंगी, ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगी, ये जीपी सीरीज में होंगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर हमारे पास ऐसे सिर्फ 3 ही सर्कल हैं, तो अगर ये तीनों जो हैं ये हमारे पास जीपी में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप आसानी से ये रेडियस जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। PQRS जो है वो एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है।
इसके बाद है पी क्यू एस और क्यू पी आर। पी क्यू एस और क्यू पी आर जो है ये क्या है, क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। और ये एक सर्कल है जो कि स्क्वायर को भी टच कर रहा है और इन दोनों क्वाड्रेंट्स को भी टच करता है। आपको बताना है इस सर्कल का जो एरिया है वो क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी रेडियस का पता होना जरूरी है, तो हम इसकी रेडियस देखते हैं पहले क्या है। देखिए इधर, अगर हम यहां से इसके सेंटर से अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बिल्कुल इसके मिड में आकर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, अगर ये कंप्लीट जो है, अगर ये 8 है तो, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहां से देखें, देखिए इसकी जो रेडियस है इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से लेकर और यहां तक ये आर है, लेकिन यहां से और यहां तक कंप्लीट जो है वो 8 है। 8 में से अगर ये आर हम घटा दें तो इधर कितना आ गया, अभी इधर आ गया 8 माइनस आर, इधर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं यहां से, तो इसको ज्वाइन करने पर देखिए यहां से लेकर और यहां तक की अगर हम बात करें तो ये तो रेडियस ही होगी ना इस क्वाड्रेंट की, और इस क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो तो 8 ही है, तो यहां से यहां तक ये 8 हो गया और यहां से आगे कितना है, ये आर है। इसका मतलब ये टोटल जो है ये कितना आ गया, 8 प्लस आर आ गया, ठीक है, यहां तक। अब इस पर आप पाइथागोरस अप्लाई कर दें। अगर आप इस ट्राइंगल पर पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, ये वाली जो ट्राइंगल आपको दिख रही है इस पर आप पाइथागोरस अप्लाई कर दें तो यहां से आपको रेडियस मिल जाएगी। कैसे, देखिए इधर, यहां से हम बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि 8 प्लस आर का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो है आपका 4 का स्क्वायर और प्लस में 8 माइनस आर का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। इधर आपके पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab इज इक्वल टू 16 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा, 64 से 64 कैंसिल होगा, ठीक है। और ये इधर आएगा आपका 32r बराबर 16, तो r बराबर जो है वो 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई r की। अगर आप इस सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 और गुना में आर स्क्वायर यानी कि 1/4, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 और 2 से 11, तो 11/14 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल्स इन 6 डिपार्टमेंट्स। नंबर ऑफ मेल्स इन ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर शोन इन द टर्म्स ऑफ डिग्रीज with respect to the total number of males in all the 6 department. Number of males in department S are 1080, ठीक है। इसमें जो मेल हैं वो कितने हैं भी, इसमें जो मेल हैं वो 1080 दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है जे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन टी एंड पी। टी और पी में जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स हैं वो जे है। के क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स इन पी एंड क्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे एंड के। जे और के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए सबसे पहले तो टी और पी का जो सम है वो देखते हैं कहां पर है। टी कितना है भी, 90 है, और पी कितना है भी, पी जो है वो 130 है, ठीक है। तो 90 और 130, सॉरी 90 और 30, 120 तो ये हो गया अभी, ठीक है। तो जे की जो वैल्यू है वो कितनी है, 120 डिग्री। अगर हम के की वैल्यू कैलकुलेट करें, के कितना है अभी, के जो है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स इन पी एंड क्यू। नंबर ऑफ मेल्स इन पी एंड क्यू, पी की वैल्यू जो है वो 30 है और क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो 90 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 60 का, यानी कि के की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो 60 है, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, हमें जे प्लस के बताना है। अगर आप यहाँ से जे प्लस के कैलकुलेट करते हैं तो जे प्लस के का मतलब है 180 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये जो वैल्यू हमें गिवन है 1080 किसकी है, ये 54 की है। तो हमें 54 की वैल्यू पता है और हमें 180 की वैल्यू बतानी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1080 जो है वो 54 की वैल्यू है, तो डिवाइड बाई 54, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें 180 से तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो देखिए अभी कितना आएगा, 9 से 9 6 54, 9 से 9 दूनी 18 और 0, इधर 6 से 6 एकम 6 4 6 8 48 और 0, तो कितना आ गया 3600, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है
वो हमें गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है अभी, ये हमें दे रखा है 13। आपको बताना है वेरिएंस क्या होगा। देखिए वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अगर आप इस वैल्यू का स्क्वायर कर दें, यानी कि अगर आप 13 का स्क्वायर कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि कितना आएगा 169। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है NC4 इज इक्वल टू NC6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12CN। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, देखिए इधर सभी ध्यान से देखिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर NC4 जो है ये बराबर है किसके, NC6 के, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो सम है ये इसके बराबर होगा, यानी कि n जो है ये 4 + 6 यानी कि 10 के बराबर है। तो n की वैल्यू जो है वो 10 आ चुकी है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है 12CN, और ये जो 12CN है ये किसके बराबर होगा, अभी ये होगा आपका 12C और 10 के बराबर होगा। अब ये जो वैल्यू है NCR जो है वो NCN-R के बराबर भी होता है, N-R यानी कि 12C2 के बराबर भी होता है। और NC2 क्या होता है अभी, N × N-1 और डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाए, 66 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से ध्यान रखें कि NCR जो है वो NCN-R के बराबर भी होता है। तो 12C10 12 - 10 यानी कि 12C2 के बराबर होता है। और NC2 किसके बराबर होता है, N × N-1/2 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म्ड। देखिए 3000 और 4000 के बीच में जो है वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, और डिजिट्स हैं हमारे पास 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास डिजिट्स हैं। क्लियर है। तो कैसे होगा, देखिए इधर आपको बताना है कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखिए 4 अंकों की आपको संख्या बनानी है, और इसमें जो पहली डिजिट है इस पर क्या आ सकता है, अगर कोई नंबर 3 से 4000 के बीच में है तो उस पर सिर्फ 3 आ सकता है शुरुआत में, यानी कि यहाँ पर इसे सिर्फ एक ही तरीके से फिल किया जा सकता है। किस तरीके से, यहाँ पर सिर्फ 3 आ सकता है। अब नंबर रिपीट भी नहीं होना चाहिए, तो अगला जो प्लेस है उसे 5 तरीके से फिल किया जा सकता है, क्योंकि 6 में से एक तो आपने यहाँ पर रख दिया, जो बचे हुए 5 है उससे आप इसको फिल कर दोगे, फिर जो 4 बच गए उससे इसको, और जो 3 बच गए उससे इसको। अगर आप इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 20 = 60, यानी कि 60 ऐसे नंबर्स बनेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द गिवन बार डायग्राम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, ऑन द वाई एक्सिस and the year of purchase of the insurance policy on the x-axis. What is the average number of persons who have taken the insurance policy excluding in the year 2012? 2012 वाला जो है ना ये छोड़ना है अभी। ठीक है, और बाकी जो बच गए उनका हमें औसत कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक तो यही है कि आप सभी टर्म्स को ऐड करें और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दें तो एवरेज आ जाएगी, या फिर दूसरा है कि आप डेविएशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए भी कैसे होगा, अगर हम डेविएशन से करते हैं, एवरेज आपको कैलकुलेट करना है। डेविएशन में आप एवरेज जो है वो कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 54 से और 85 तक आपको डाटा दे रखा है, मान लो आपने 70 मान लिया। ठीक है, ये आपने एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से। ठीक है, ये आपने क्या किया है, ये एज्यूम करा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें जो भी प्लस माइनस होगा वो हम देख लेंगे। देखिए अगर हम कंपेयर करें हर एक वैल्यू को इससे, तो ये इससे कितना कम है, ये 16 कम है। ठीक है, ये वाला इससे कितना कम है, ये इससे 5 कम है। ठीक है, ये इससे 2 ज्यादा है। ठीक है, ये वाला इससे 14 अधिक है, और ये वाला जो है ये इससे 15 अधिक है। तो अगर आप इसका नेट इफेक्ट देखें क्या आएगा, तो यहाँ पर 15 और 14 29, 29 और 2 31, 31 में से जब आप 21 को घटाओगे तो 10 आएगा। तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो कितना आ गया, वो 10 आ गया। अब 10 को आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म से 1 2 3 4 5 से। ठीक है, यानी कि औसत कितनी आ गई, 72 आ गई। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ऐसे कर सकते थे कि सभी को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर देते, तब भी आपका आंसर आ जाता। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए the pie chart given below shows the number of bikes sold by 8 different companies. The total number of bikes sold by all the 8 companies are 2000. ठीक है, टोटल जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है भी 2000। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय पर्टिकुलर कंपनी शोन एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड। इसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस का एवरेज देखते हैं भी, पी कहाँ है, ये रहा, क्यू ये रहा, आर ये रहा, और एस ये रहा। ठीक है, इनका एवरेज देखते हैं पहले तो।
तो 21 और 19 कितना हो गया अभी, 40 हो गया, 40 और 25 65। तो 65/4 जो है ये इनका एवरेज आ गया। क्लियर। इसके बाद टू द टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू देख लेते हैं अभी कहां पर है। टी यू वी और डब्ल्यू यहां पर कितना है अभी, यहां पर है 7 और 16, ये कितना आ गया 23, और 23 और 12 35। वैसे भी ये अगर 65/4 है तो वो 35/4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनका सम अगर 65 था तो उसका 35 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा अभी 35/4। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें 30/4% की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। किसका 30/4, 2000 का। ठीक है, तो कर लेते हैं अभी। 2000 का जब आप 30/4% करोगे तो 30/4 और परसेंटेज के नाम का 2 जीरो और आ जाएंगी। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 4 से ये 5 बार, तो 5 दिए 15, 150 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है, मीन बताना है किसका, रेंज का और मीडियन का। देखिए अगर आप रेंज कैलकुलेट करते हैं तो रेंज क्या होती है, किसी भी डाटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से आप उसकी सबसे छोटी वैल्यू जो है वो घटा दें। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है अभी, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 23 है शायद। ठीक है, तो 23 माइनस 2 ये हमारे पास क्या आ गया, 21 आ गया। ये हमारे पास रेंज है इसकी। अगर हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन कैसे आता है अभी, पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है, 14 है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 14 है तो मीडियन क्या होगा, 14 का आधा करो यानी कि 7, और एक उससे नेक्स्ट टर्म यानी कि 8वीं। तो 7वीं और 8वीं टर्म का जो मीन होगा वही इस डाटा का मीडियन होगा। तो 7वीं और 8वीं टर्म देखते हैं, उसके लिए पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो देखिए हमें चाहिए 7वीं और 8वीं टर्म, तो बाकी सब हटा देते हैं। तो पहली टर्म कौन सी होगी, पहली ये होगी, इसको हमने हटा दिया। दूसरी टर्म कौन सी होगी, ये होगी, इसको हटा दिया। तीसरी टर्म ये होगी, ये हटा दिया। असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चौथी टर्म क्या होगी, ये होगी, इसको हमने हटा दिया। पांचवी टर्म क्या होगी, ये होगी, इसको भी हटा दिया। छठी टर्म क्या होगी, ये होगी, इसको भी हटा दिया। सातवीं टर्म क्या होगी, सातवीं ये होगी, और आठवीं क्या होगी भी, ये होगी। तो इन दोनों का जो मीन है वही क्या है, मीडियन है। यानी कि जो मीडियन है वो क्या है, 8 + 9 और डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास मीडियन आ चुका है। यानी कि 17/2 कितना आ गया अभी, 8.5 जो है ये हमारा आंसर आ गया, मतलब ये हमारा मीडियन आ गया। क्लियर, 17 का हाफ। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का मीन बताना है, किसका, मीडियन का और रेंज का। तो रेंज जो है वो 21 है और मीडियन जो है वो कितना है अभी, वो 8.5 है। दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास मीन आ जाएगा। यानी कि 29/0.5 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा अभी, 14.75। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी जो है वो कोई दो इवेंट्स हैं जिसमें हमें डाटा गिवन है और यहाँ से हमें ए और बी के बारे में बताना है। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। एक तो हमें गिवन है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है ये हमें दे रखा है 3/4। दूसरा हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें किसके बराबर दे रखा है, 1/4 के बराबर। फिर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है किसके बराबर, 1/2 के बराबर। और ए और बी के बारे में बताना है, तो पहले हम ए की प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं बी क्या है। ए की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो वो कैसे आएगी, देखिए हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये किसके बराबर होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ये वैल्यू किसके बराबर है भी, 3/4 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है भी, 1/2 है। ठीक है, और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1/4 है। ये जो 1/2 है इसको भी डिनोमिनेटर 4 ही बना लेते हैं, तो इसको 2/4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 1/2 है इसे क्या लिख लेते हैं, 2/4 लिख लेते हैं। अब यहाँ से अगर आप ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी आएगी, 3/4 में से ये 1/4 घटेगा तो 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगी। अब देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जिस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होती है,
वो जीरो होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है जो एक साथ नहीं हो सकते, विच कांट अकर साइमल्टेनियसली, विच कांट अकर एट द सेम टाइम, ठीक है, वो क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, और उनमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो जीरो आती है। लेकिन यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1/4 दे रखी है, इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद जैसे हमें दे रखा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो कितनी है भी, ये हमारे पास है 1/2, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये भी 1/2 है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 आएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, और यही होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आता है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें 1/4 दे रखी है, ये हमने 1/2 कैलकुलेट कर ली, ये भी 1/4 दे रखी थी 1/2, तो 1/4 जो है बराबर आ गया 1/4 के। तो ये अगर आपस में बराबर आ गए इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर एवरेज वेट दे रखा है 72, तो कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनका जो एवरेज है ये हमें कितना दे रखा है अभी, ये हमें 72 दे रखा है, ये इनका औसत है, ठीक है। इसके बाद अगर 10 स्टूडेंट जो है छोड़कर चले जाते हैं, 10 जो है वो छोड़कर चले गए, इसलिए माइनस लगा रहा हूं कि ये छोड़कर गए हैं, इनका जो औसत था वो 78 था जो छोड़कर गए हैं, इनका 4 नए आ गए हैं और इनका जो औसत है वो कितना है, वो 80 है, क्लियर है। अब जो औसत है उसमें 0.7 का डिक्रीमेंट हो जाता है, आपको बताना है शुरुआत में ये कितने थे। देखिए अगर आप फाइनल नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, फाइनल नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप ये चेक करें कि सम में कितना इंक्रीमेंट हुआ डिवाइड बाय एवरेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। या तो आप इस तरीके से करें, या फिर आप फाइनल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सम में कितना डिक्रीमेंट हुआ डिवाइड बाय एवरेज में कितना डिक्रीमेंट हुआ, क्लियर है। तो इससे भी आप फाइनल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं और इससे भी आप फाइनल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आप निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए कैसे होगा, यहां पर अगर हम देखें सम पर क्या इफेक्ट पड़ा है, तो देखिए यहाँ पर एवरेज 72 थी, इधर 78 है, तो इधर 6 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 6 गुना -10 करेंगे तो -60 हो जाएगा टोटल में। इधर 72 से 80 हुआ यानी कि 8 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 8 गुना 4 प्लस 32 हो गया अभी टोटल में। इसका मतलब टोटल में -28 हो गया, और इसको अगर हम डिवाइड कर दें, ये जो वैल्यू आई है -28, इसको अगर एवरेज में देखें तो माइनस में 0.7, तो ये हमारे पास फाइनल नंबर ऑफ टर्म्स आ चुकी हैं, क्लियर है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो माइनस से माइनस तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, 28/7 और गुना में 10 कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। इसका मतलब ये बाद में 40 हैं, तो शुरुआत में कितनी थी भाई, शुरुआत में इतनी थी, इसमें से 10 गए, 4 आ गए, और अब ये 40 हैं, तो यहां से आप ये बता सकते हैं कि ये शुरुआत में कितने थे, तो ये 46 थे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए की जो एफिशिएंसी है वो ए है, बी की जो एफिशिएंसी है वो बी है, दोनों मिलकर एक दिन में इतना करते हैं, 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ए अगर अपनी एफिशिएंसी का 2 गुना, यानी कि ए जो है इस एफिशिएंसी से और बी जो है वो 1/4 गुना एफिशिएंसी से काम करे, तो उस केस में ये दोनों मिलकर उसे 8 दिन में कर देते हैं, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है कि शुरुआत में बी उसे कितने समय में कर सकता था। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 तिये 12, इधर 3a प्लस 3b बराबर किसके आ गया अभी, 4a और प्लस में b/2 के बराबर आ गया। यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 5b/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यहां से a रेशो बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, 5:2 के बराबर आ जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5 है, और बी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है। अब आपको बताना है बी उसे अकेला कितने समय में कर सकता था। तो देखिए टोटल वर्क देखते हैं, देखिए यहां पर वैल्यू रख लें, ये भी टोटल वर्क है, यहां पर रख लें, ये भी टोटल वर्क है,
अगर आप ए और बी की जगह पर 5 और 2 रखोगे तो 5 और 2 7, 7 गुना 12, तो टोटल वर्क जो है वो 12 गुना 7 है। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, बी की एफिशिएंसी से, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 6 12, 6 7 42, यानी कि बी अकेला उसे आरंभ में 42 दिनों में कर सकता था। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसमें हमें गिवन है कि एक चोर ने एक अपराध किया और 12 मीटर प्रति घंटा की गति से मौके से भाग गया। चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक सुरक्षा गार्ड ने उसका पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। यानी कि देखिए, जहां पर उस चोर को पकड़ा गया, तो जब उस चोर को पकड़ा गया तो चोर को तो गए हुए 40 मिनट हो चुकी थी। क्लियर है? क्योंकि 20 मिनट बाद ये जो गार्ड है इसने उसका पीछा करना स्टार्ट किया था और 20 मिनट बाद उसको पकड़ा आगे, तो उसे तो 40 मिनट हो गई, लेकिन इस गार्ड को सिर्फ 20 मिनट हुई। इसका मतलब जो डिस्टेंस चोर ने 40 मिनट में कवर की है वही डिस्टेंस इसने 20 मिनट में कवर कर दी है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम टाइम की बात करें तो ये जो थीफ है, ठीक है, ये जो थीफ है और इधर ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, भी जिस डिस्टेंस को ये 40 मिनट में कवर कर रहा है उसी डिस्टेंस को इसने 20 मिनट में कवर कर दिया। तो यहां से इनके टाइम की रेशो जो है वो 2:1 आ गई। तो यहां से अगर हम स्पीड की रेशो निकालें तो वो कितनी आ जाएगी, 1:2 आ जाएगी। क्लियर है? अब इसकी जो स्पीड है वो 12 की है, तो इसकी स्पीड बतानी है। अगर इसकी स्पीड 12 की है यानी कि 12 गुना, तो फिर ये भी 12 गुना हो जाएगा। इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी है अभी, 24 मीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी स्पीड है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।